नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग मातृभाषा हिंदी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं इस चैनल के माध्यम से कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 का पद्य खंड। और पद्य खंड के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं दोस्तों कविताएं, और कविताओं में हमारे पास जो है हमने तीसरी कविता जो है वो शुरू कर रखी है, जिसके अंतिम जो पहरे हैं वो आज हम पढ़ेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि इस कविता में, पथिक कविता में, राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है। इस कविता के कुल जो है वो 8 पहरे थे। दो दो पहरों के माध्यम से हमने जो है वीडियो बनाई और आप तक जो है उसकी व्याख्या पहुंचाने का काम किया। आज हम लेकर के आए हैं कविता के अंतिम पहरे, यानी पहरा 7 और 8, 7वां और 8वां पहरा। इसकी आज हम व्याख्या करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको विदित ही है कि कविता को ध्यान से सुनना और समझना है। कठिन शब्द आपको साथ साथ लिखवाए जाएंगे, बताए जाएंगे। आप नोट भी कर सकते हैं और सुनकर याद रख सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो कवि कहता है कि वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। अब कवि क्या कह रहा है? कवि जो है प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन करते हुए कहता है कि जो प्रकृति की सुंदरता है वह देखते ही बनती है। जो प्राकृतिक नजारों का आनंद लेना चाहता है या आनंद लेता है, वही केवल इस बात को समझ सकता है। कवि कहता है कि वनों में, उपवन में यानी बगीचों में, गिरी यानी पहाड़ों पर, मैं लिख देता हूं साथ साथ में, उपवन यानी बगीचों में, गिरी यानी पर्वतों पर, सानु में सतह, जो भूमि की समतल सतह होती है, ध्यान से देखना, समतल सतह, ठीक है, समतल सतह जो एक जैसा होता है, समतल सतह सानु कहा गया है। कुंज में, कुंज होता है लताओं का समूह, लताओं में ने बेले या लता में ने बेल, लताओं का जो समूह होता है उसको कुंज कहा गया है। लताओं का समूह, लताओं का समूह में मेघ बरस पड़ते हैं, मेघ में ने बादल बरस पड़ते हैं। कवि कहता है कि प्राकृतिक दृश्य में और चार चांद लगाने के लिए, प्रकृति की और शोभा बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? बादल जो है वनों में, बगीचों में, पर्वतों पर, समतल भूमि पर या समतल सतह पर, कुंज में यानी लताओं के समूह पर जब बादल बरस पड़ते हैं तो वह जो बादलों का बरसना होता है इन सब जगहों के ऊपर, तो वो बड़ा ही मनोरम दृश्य होता है, बड़ा ही जो है आकर्षित करने वाला दृश्य होता है। जब वो लताओं के समूह में बरसता है, बादल बरसते हैं, बरसात की झड़ी लगती है, तो कवि कहता है कि उस दृश्य को देखकर, उस प्रकृति के मनोरम दृश्यों को देखकर मेरा आत्म प्रलय होता है। आत्म प्रलय होने का मतलब होता है भाव विह्वल हो जाना, भाव विह्वल हो जाना, भाव विह्वल होना या भावुक होना, यह भी आप समझ सकते हैं, भाव विह्वल होना या भावुक होना, कि मेरा आत्म प्रलय होता है, अर्थात मेरा जो है भाव विह्वल हो जाता है, मेरे मन में, मेरे हृदय में भावों का जो है प्रलय आना शुरू हो जाता है, अर्थात भाव जो है उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। और नयन नीर झड़ते हैं, नयन नीर झड़ते हैं, नयन मेरे नेत्रों से, नीर में पानी यानी जो आंसू हैं, झड़ते में बहते हैं। अर्थात इस प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देखकर जब मेरा मन जो है भाव विह्वल हो उठता है, तो मैं भावुक होकर के मेरी आंखों से या मेरे नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है, या मेरे आंखों से आंसू जो हैं वो बहने लगते हैं। इस प्रकार का जो प्रभाव कवि के ऊपर हो रहा है प्राकृतिक दृश्यों का, उसको कवि जो है अपनी वाणी यहां पर दे रहा है। चलिए तीसरी कविता, तीसरी पंक्ति,
पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरी नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई है मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। अब इसमें कवि क्या कहता है, कवि जो है प्रकृति के प्रति इस मधुर प्रेम को अपनी पत्नी और समस्त विश्व को या संपूर्ण विश्व को जो है समझाने के लिए, उनसे समझने के लिए उनकी अपेक्षा रखता है कि वो समझें। और उनको समझाते हुए क्या कहता है कवि कि पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरी नभ किरण जलद पर प्यारी, की हे मेरी प्यारी पत्नी अपनी पत्नी को संबोधित कर रहा है या संपूर्ण विश्व को संबोधित करना चाहता है कि तुम इसके ऊपर पढ़ो, लहरों के ऊपर, तट यानी किनारों के ऊपर, तृण मैंने तिनकों के ऊपर, तृण मैंने तिनका, नोट कर लेना यहां थोड़ा सा स्पेस की दिक्कत है। तृण मैंने तिनका, तरु मैंने वृक्ष, तरु मैंने वृक्ष, गिरी मैंने पर्वत, नभ मैंने आसमान, किरण मैंने किरण, जलद पर, जलद मैंने बादलों पर। अर्थात ये प्रेम से परिपूर्ण या प्रेम की मधुरता से परिपूर्ण जो प्रेम, प्रकृति प्रेम की जो कहानी है वो कहां पर लिखी हुई है, लहरों पर, तटों पर यानी किनारों पर, तिनकों पर, वृक्षों पर, पर्वतों पर, आसमान में और किरणों के ऊपर ये प्रेम, प्रकृति प्रेम की कहानी जो लिखी हुई है इसको तुम पढ़ो हे प्यारी, तुम इसको पढ़ो। लिखी हुई है मधुर कहानी, यह लिखी हुई है, यह मधुर कहानी अर्थात प्रेम, प्रकृति प्रेम की मधुर कहानी जो है इन समस्त जो चीजों के ऊपर जो है लिखी हुई है। और विश्व विमोहनहारी अर्थात विश्व यानी संसार को मोहने वाली है, विमोहनहारी मैंने मोहने वाली है अर्थात उनको आकर्षित करने वाली है। जो ये प्रकृति प्रेम की कहानी है हे प्यारी, यह विश्व को होने वाली है और मधुरता से परिपूर्ण है। और ये कहानी जो है लहरों पर, किनारों पर, तिनकों पर, वृक्षों पर, पर्वतों पर, आसमानों पर और किरणों पर लिखी हुई है। तो इस कहानी को तुम पढ़ो अर्थात तुम जो है इसका अनुभव करो, तुम इसको महसूस करो। नेक्स्ट आता है 8वां पहरा। 8वीं पहरे में कवि क्या कहता है कि कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनूं विश्व की बानी। कवि कहता है कि कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, यह प्रकृति प्रेम की जो कहानी है यह कितनी मनोहर है, कितनी मधुर है, कितनी मनोहर है, मनों को हरने वाली है और कितनी उज्जवल है यह प्रेम कहानी, कितना प्रभाव इस प्रेम कहानी का पड़ता है। जी में है अक्षर बन इसके बनूं विश्व की बानी। और इस प्रकृति प्रेम के वशीभूत होकर के कवि कहता है कि मेरे मन में यह आता है, अपने हृदय के भावों को जो है प्रकट करता हुआ कवि कहता है, अपनी मनोकामना को यहाँ प्रकट करता हुआ कहता है कि मेरे जी में है अक्षर बन, कि मेरे जी में का मतलब होता है, जी का मतलब होता है मन, जी में ने मन, जी में है अर्थात मेरे मन में है कि अक्षर बन इसके मैंने इस प्रेम कहानी के मैं अक्षर बन जाऊं, जो ये प्रकृति प्रेम की कहानी है इसका मैं अक्षर बन जाऊं और विश्व की वाणी बन जाऊं, बनूं विश्व की वाणी और विश्व की, समस्त विश्व की, संपूर्ण विश्व की जो है संसार की मैं वाणी बन जाऊं। ऐसी कवि की कामना है, ऐसी उसकी इच्छा है। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है, आह प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। कवि कहता है कि यह प्रेम की कहानी कैसी है, स्थिर है, पवित्र है, आनंद प्रवाहित है, सदा आनंद देने वाली है, सदा शांति सुख कर है और ये हमेशा या सदा शांति और सुख प्रदान करने वाली है। जो प्रकृति प्रेम की कहानी है यह स्थिर, आनंद प्रवाहित करने वाली और सदा शांति और सुख प्रदान करने वाली है।
आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर, अर्थात इस प्रकृति प्रेम का जो राज्य है वो परम सुंदर है, अर्थात बहुत सुंदर है, या इसको हम कह सकते हैं यह अलौकिक है, अर्थात इस लोक में प्राप्त नहीं हो सकता है। अलौकिक भी हम इसको कह करके संबोधित कर सकते हैं कि यह प्रेम का जो राज्य है, प्रकृति के प्रेम का जो राज्य है, यह अत्यंत अलौकिक है, बड़ा सुंदर है, बड़ा मनोरम है, अतिशय सुंदर है। अतिशय का मतलब होता है बहुत, यानी ज्यादा, बहुत सुंदर है। और कवि कहता है कि इतना सुंदर है कि इसका वर्णन करना जो है बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है, इसका वर्णन हम नहीं कर सकते, इसको केवल और केवल अनुभव किया जा सकता है। तो दोस्तों यह थी हमारी कविता पथिक, जिसके अंतर्गत हमने 8 पहरे पढ़े 4 वीडियो के माध्यम से, प्रत्येक वीडियो में 2-2 पहरे हमने पढ़े। तो जो विद्यार्थी इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे निवेदन है कि वो पिछले जो पहरे हैं कविता के, जो पिछली 2 कविताएं हैं हमारी, उनको पढ़ने के लिए, उनकी व्याख्या सुनने के लिए, उनको समझने के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां लिंक आपको मिलेगा, वहां से आप जो है लाभान्वित हो सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।